गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस देर शाम को हम आपके साथ बैठे हुए हैं इस बात के लिए क्योंकि आपने देखा जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री रूस की यात्रा से वापस आ चुके हैं। माना जाता है वो यात्रा बहुत सफल रही है उनकी। ये ऐसी यात्रा थी जहाँ पर आपने देखा इस समय जो जियो स्ट्रेटेजिक चीजें चल रही हैं, अमेरिका और का यहाँ ना आना, उनकी जगह पर फ्रांस का आना हमारे रिपब्लिक डे पर, उसके बाद में इमीडिएटली इनका यहाँ से रशिया जाना। और आप ये देखिए कि आपको एक वो बड़ी, एक मुझे लगता है हिस्टोरिकल तस्वीर मानी जाएगी कि वो बड़ी छोटी सी मेज पर जो है पुतिन जी और हमारे विदेश मंत्री जी बैठे हुए थे, जो कि अगेन प्रोटोकॉल के खिलाफ था कि खुद राष्ट्रपति जो है वो विदेश मंत्री से मिलने के लिए बैठे रहे थे। बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है जब इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़े जाते हैं, लेकिन वो हुआ। तो उस सारी सफल यात्रा के बाद में आते ही वो इस समय जा चुके हैं नेपाल। और नेपाल की उनकी यात्रा भी कुछ कम सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे पिछले सालों में जब नेपाल में कम्युनिस्ट शासन था, तो वहां पर चीन का बड़ा दबदबा बन रहा था। और चीन जो नेपाल है वो बीआरआई में, जो चीन चीन का बड़े महत्वाकांक्षी योजना है उनकी, उसका हिस्सा बन चुका था। इस सारी पृष्ठभूमि में अब हम अपने भाई राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजा मुनीब भाई। तो वो हमें इसके महत्व को बताएंगे और बताएंगे कि दरअसल इस परिप्रेक्ष्य में, इस बैकग्राउंड में जो जो मैंने आपको बताया, इस यात्रा का क्या महत्व है, यानी कि विदेश मंत्री जयशंकर की नेपाल यात्रा का इस समय क्या महत्व है, और फिर हम वहां से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। राय भाई, स्वागत है आपका चैनल पर एक बार फिर से। और जैसा कि आप जानते हैं जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि जयशंकर जी अब नेपाल में है, एमओयू साइन कर रहे हैं वो अपने। तो कैसे इस सारी बैकग्राउंड में आप देखते हैं कि इस यात्रा का क्या महत्व है? आज थे वो नेपाल में। ही वाज देयर फॉर अ डे लॉन्ग विजिट। उन्होंने तो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 10 की, वी हैव साइंड अ एमओयू नेपाल के साथ की, फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स 10,000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी परचेज्ड फ्रॉम नेपाल। वहां से हम खरीदेंगे अगले 10 साल में। सो एक तो वो एमओयू था, और बाकी जो है एग्रीकल्चर को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर, स्टूडेंट एक्सचेंज को लेकर जो कुछ एमओयूज हैं वो भी साइन हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने वहां पर जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था और इंडिया ने जो $75 मिलियन प्लेज किए थे नेपाल को, तो उसका भी जो रेमिटेंस था वो भी देना था, वो भी वहां पर करके आए हैं। सो इट वाज अ वेरी, मैं कहूँगा कि सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको देखें कि आफ्टर 2015 जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केम इनटू नेपाल कंप्लीटली, दे टुक ओवर 2016 के बाद, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप आ गया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बायलैटरल रिलेशंस। और चाइना उस गैप को कोशिश कर रहा था फिल करने के लिए, और काफी हद तक उन्होंने काफी ट्राई किया उन्होंने उसको फिल करने का। और एक अलाइनमेंट देखा जा रहा था कि नेपाल जो है वो अब इंडिया से टूट कर चाइना की तरफ जो है वो जा रहा है। बट जो नेपाल को हम पिछले साल से देख रहे हैं, सिंस लास्ट ईयर, देयर आर चेंजेस इन नेपाल इन इटसेल्फ। लास्ट ईयर नवंबर में वहां पर प्रोटेस्ट हुए, कम से कम 50 लोग जख्मी भी हुए। नेपाल की जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं हुआ क्या है कि नेपाल में द गवर्नमेंट विच इज देयर, अब ऐसा लोग कह रहे हैं कि दे आर एक्सट्रीमली करप्ट। उनका जो फोकस कंट्री पे नहीं है, वो करप्शन पे ज्यादा है। चाहे वो कांग्रेस के लीडर ओली है या प्रचन्ना है जिनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हाँ, he comes from, that's his nom de guerre, Prachanda. He was the main Maoist rebel, और he comes from a Maoist party। अभी भी प्राइम मिनिस्टर है कोalition गवर्नमेंट में वो। बट नेपाल में जो चेंजेस हो रही हैं काफी टाइम से हो रही हैं, और उसका जो कल्मिनेशन जो हुआ है वो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा हुआ है। जो प्रोटेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा हुए हैं, एंड इट टुक नेपालीज गवर्नमेंट आल्सो बाय सरप्राइज। तो इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। उसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो रही है नेपाल में। रोड्स आर इन वेरी बैड शेप, बेसिक एमिनिटीज आर इन वेरी बैड शेप। और फिर उसका एक और इफेक्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ Christian Muslim evangelists who are as missionaries working in Nepal trying to convert people there. Okay.
there are reports of about 5 lakh people who have converted either to one or to another. So उससे right. भी एक जो है सोशल एंग्जाइटी जो है नेपाल में वो बढ़ी है Mhm, लास्ट ईयर पिछले 2 साल। बट mhm, अगर तो मुझे ये लगता है कि ये सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अब ये लग रहा है कि नेपाल कहीं ना कहीं थिंक्स दैट इंडिया इज अ बेटर पार्टनर, स्टेबल पार्टनर। वो जो रीअलाइनमेंट है विद mhm, रिलेशंस टू इंडिया वो जो है वो कहीं वापस आ रहा है। एंड दे हैव mhm, रियलाइज्ड इट इंडिया इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। mhm. And for India, Nepal is also a strategic partner, Surely. from multitude of issues, not only cultural issues, but also आपका border issue है, neighboring Mhm, state है, you don't want a complete Chinese influence there. Then it disturbs essentially the Naxal movements around the country. So उसका एक effect है, and India is trying to counterbalance that. तो मुझे लगता है mhm, कहीं जाकर वो है, but इसमें the Chinese will not be very very happy. उसके भी mhm, रीजन है। अगर हम चाइना की बात करते हैं नेपाल को लेकर, तो mhm, जब चाइना ने बीआरआई का की घोषणा की थी, तो नेपाल mhm, ने अबाउट 35 प्रोजेक्ट्स थे ऐसे जिनको उनके सामने रखा था, चाइनीज के सामने। mhm, उसमें रेल प्रोजेक्ट है काठमांडू से लेकर, एयरपोर्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड ऑल दोज mhm, थिंग्स। एंड देन mhm. हुआ क्या कि चाइनीज कट इट डाउन टू अबाउट 9 मेजर प्रोजेक्ट्स, Aha. and but in 2019, but Mhm, none of the projects have been able to take off. तो एमओयू तो mhm, उन्होंने साइन किया है, बात भी की है, वो आते भी हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज भी बहुत हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर गोइंग। चाइना आल्सो वांट्स की कल्चरल हो, टूरिज्म का प्रमोशन हो। अभी लास्ट ईयर पोखरन में एक बोट रेस था, वहां पर चाइनीज वर देयर, while mhm, Nepalese wanted to say it's a boost of tourism, तो चाइनीज mhm, यूनिलैटरली बोल दिया कि नहीं, ये जो पोखरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन है, सो दैट mhm, आल्सो क्रिएटेड I would say, thoda sa doubt between the Nepalese and the Chinese, and Nepalese were not very happy. उसके mhm, पीछे रीजन कि नेपाल जितना भी बीआरआई के अंडर जो प्रोजेक्ट गया है, so the mhm, Chinese essentially are not able to work out कि नेपाल कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑन द mhm. कॉन्ट्ररी नेपालीज माइंड सेट है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट कर दीजिए, राइट। Okay. और चाइना उस स्थिति में है नहीं, और चाइना कभी ग्रांट बेस्ड बीआरआई पे करता नहीं। उनका एसेंशियली यही है कि बिल्कुल आप ही भी। पैसा लगाओ, हम लाएंगे, लोग भी हम लाएंगे, तो सब कुछ हम राइट। करेंगे। बट Mhm. नेपाल हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड इट्स फाइनेंस फॉर इट्स प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने बीआरआई Obviously. में डिस्कस। तो मुझे लगता है कि 8-7 साल हो गए हैं, एंड पीपल आल्सो आर अनरेस्टेड। गवर्नमेंट हैज आल्सो रियलाइज्ड कि कहीं जा नहीं रहा है चाइना के साथ, डिस्पाइट ऑल द हुल्ला गुल्ला शोर। मैसेजिंग Mhm. एक होती है, वो मैसेजिंग तो बहुत लाउड है, बट उसकी बिल्कुल। जो फिर डिलीवरेंस ऑन द ग्राउंड है वो कम्प्लीटली जीरो है। तो हुँ, इन्होंने चाइना से कुछ लोन्स भी लिए हुए थे 2012 तक, हुँ, नेपालीज गवर्नमेंट ने। पोखरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी इनका कुछ था, हुँ, इन्वेस्टमेंट्स थी जो रिटर्न करनी थी। हुँ। तो नेपाल वाज आस्किंग कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, आप इसको फॉरगो कर दीजिए। सो यू लेट द ओके, लोन्स टिल 2012 गो अवे, एंड बिजली राइट ऑफ कर दो। हाँ। हुँ, सो वो पाकिस्तान वाला हाल, हुँ, या श्रीलंका वाला हाल। तो चाइनीज आर नॉट एसेंशियली रेडी फॉर इट। तो अब जब नेवर। पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बीआरआई कहाँ से चलेगा, राइट? So I think these are real challenges when you're working with, I would say weaker economic countries. आप हुँ, उनको ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा देते हो, बट देन जहाँ एग्जीक्यूशन की बात आती है वहां फिर एग्जीक्यूशन उनका नहीं आता है, पॉलिटिकल रियलिटी में करप्शन। कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। हुँ, और इन कंट्रीज में यूजुअली पॉलिटिकल करप्शन इज वेरी वेरी हाई, राइट? तो एक तो हुँ, बीआरआई का वो इशू है, दैट इज नॉट हुँ, वर्किंग, हैज नॉट वर्क। दीज हुँ, मायूस वुड हैव होप चाइना से पैसा आता, डेवलपमेंट होती, हम भी हुँ, खाते और लोगों को भी खाते कि देखो हमने नेपाल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इंडिया वाज अ प्रॉब्लम, एंड इंडिया जो था वो हमेशा से हमको डिपेंडेंट रख रहा था, बट वो कहीं बिल्कुल, बैकफायर कर गया। अब जब बिल्कुल, वो बैकफायर कर गया तो ऑब्वियसली फिर आपकी सोशल इश्यूज क्रीप अप कर जाएंगे। तो उसमें फिर बेशक। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आपका करप्शन बढ़ जाएगा। एंड हुँ, नेपाल में एसेंशियली अगर हम 7-8 सालों से देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है। तो हुँ, हुँ, हुआ क्या कि बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये है कि देयर इज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन बाय द नेम ऑफ प्रसैन हु हुँ, हुँ। स्पीयरहेडेड ऑल दिस एक्शन। पहले तो अच्छा। उनका ओली के ही वाज वेरी क्लोज टू ओली, ही हैड अ फॉलो अप विद हिम, एंड देन ही एक्सपोज्ड ओली की
इनका कंबोडिया में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है एंड ऑल दैट, सो बेसिकली सारा कुछ सामने रख दिया। तो हुआ क्या कि उससे पब्लिक जो है वो बहुत सपोर्ट लेने लग गई। अच्छा, इनका अपना तो गवर्नमेंट भी पहले देखती रही कि ठीक है, हो रहा है, होने दो, बट देन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट, द एंगर इन पीपल बर्स्ट आउट, और ये लोग जो थे सारे इतना एकदम इसके पीछे, इस मूवमेंट के पीछे आ गए। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो नेपाल में चेंजेस हुए हैं आफ्टर मोनार्की, Nepal had a constitution which was more like a balance between monarchy and the politicians. So monarchic democracy जिसको कहते हैं, right? दोनों उसमें राइट। valuable थे. Power was with the government, but then monarch also had some powers. तो उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं शायद वो जो सिस्टम था चेक एंड बैलेंसेस का, जहाँ मोनार्क का थोड़ा चेक रहता था पॉलिटिशियंस पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो उसकी वजह से ब्रेजन, और दूसरा ऑब्वियसली कन्वर्जेंस का इशू है। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, तो इट वाज अ हिंदू राष्ट्र बेसिकली, देन दे चेंज इट इनटू अ सेक्युलर वन। तो इनको कहीं लग रहा है कि ये बाय डिजाइन जो है अभी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पे और रिलीजियस आइडेंटिटी पे भी एक अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया कन्वर्जेंस। तो आई थिंक वो सारा एंगर जो है वो कल्मिनेट हुआ है इन सब में, और फटा है, निकला है बाहर। और अब बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको गिव अस, एम्परसैन इज द वन हु सेइंग कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को वापस लाया जाए। तो जो 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिस्टोर किया जाए, उसी हिसाब से नेपाल को चलाया जाए, बिकॉज नेपाल इज गेटिंग डैमेज, राइट। और उसका अगर हम पब्लिक सपोर्ट देखेंगे तो अभी लास्ट ईयर दे जो किंग ज्ञानेंद्र हैं, जो ब्रदर जो लास्ट सर्वाइविंग थे, लिव्ड एज द कॉमनर, तो उन्होंने अभी एक स्टैच्यू जो है अपने फाउंडिंग, जो उनके किंग थे नारायण शाह, पृथ्वी नारायण शाह का, तो वो उन्होंने अनवील किया statue, or virtually whole Nepal was in that rally. There were more than 10,000 two-wheelers and four-wheelers accompanying that whole cavalcade. So that tells you that where the bent of the people, of mind of the people is going. And they want to reclaim their past and their glory and all that, and reclaim their what was the, उनको लग रहा है कि कहीं ये जो डेमोक्रेसी है ये फेल हो रही है। इट्स इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी। जो लीडर्स हैं ये जो है इन्फ्लुएंस्ड हैं, बाहर की कंट्रियों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इनका फोकस नेपाल पे उतना नहीं है, बट अपने और इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं किसी और का। तो वो एक दिक्कत नेपाल में आ रही है। और है भी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिशियंस का देखेंगे तो वहां पर दे स्टार्टेड लॉट ऑफ दीज माइक्रो फाइनेंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ऑल दैट, जो नेपाल में, जहाँ लोग बेसिकली अपनी सेविंग्स को जमा रखते थे, एंड लॉट ऑफ देम वर हेल्ड बाय द पॉलिटिशियंस। और हुआ क्या कि लॉट ऑफ दोस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और कोऑपरेटिव्स जो है वो बस्ट हो गए, राइट। तो लोगों को काफी का पैसा भी, तो लोगों को वो भी कहीं गुस्सा है कि ये हमारे हार्ड अर्न मनी जो था उसको लूट कर ले गए, वो भी खा गए। तो ऑब्वियसली अनरेस्ट नेपाल में बहुत ज्यादा है। सो द टाइमिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया, द न्यू ईयर इज वेरी गुड फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू नेपाल, क्योंकि essentially that means that some balance of power with India will happen. और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वापस आती है जैसे कि पहले था, तो आई थिंक एक लार्ज पार्ट ऑफ विल से normalization of relations between Nepal and then again India becoming a very important partner of Nepal will happen. क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर मोदी जी भी गए थे, he also had a visit, right? और India slowly is investing into projects there. NHPC और उनका UCL करके एक पावर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उनके साथ 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट बनाने का ये भी किया गया। अच्छा, 132 केवीए ट्रांसमिशन लाइंस का इनॉग्रेशन था, जो रेक्सॉल और बाकी एरिया से बिटवीन नेपाल एंड इंडिया जो है वो चलता है। तो आई थिंक वो रेस्टोरेशन जो है इंडिया के रिलेशंस का एक it's a historic tie-up which India and Nepal had, a relation which was very mixed into historic right tale from Ramayana, अगर आपको याद होगा। Very much. हाँ, एक बहुत historical relationship है between India and Nepal, और कहीं ना कहीं वो कहीं डिरेल हो गया था। तो मुझे लगता है कि वो जो आज की डेट में है वो वापस जो है वो पटरी पे आ रहा है, and it's getting back on the tracks. So it is good news for India. ओके, और ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी कब तक उम्मीद की जा रही है कि ये कितना लंबा प्रोजेक्ट है? नेपाल का ये है कि नेपाल के पास पैसा नहीं है उतना कि दे कैन हार्नेस, उनकी कैपेसिटी इज अ लॉट, इट इज अबाउट हार्नेसिंग अबाउट 32,000 megawatts per year, but since they don't have the money,
उनका अभी आउटपुट जो है that is around 3 to 4,000 megawatts per year. So I think with time they will be looking at increasing this. Maybe NHPC will be a partner. We don't know. अभी वैसा तो कुछ आया नहीं है. It will be very हाँ, तो premature to इनिशियल comment on. एमओयू हुआ होगा, बिल्कुल। हाँ, but what we are seeing is maybe that kind of a model works where NHPC as a partner goes in and develops it and they share the power and something like that. So हो सकता है कि वैसा एक जो है वो मॉडल सामने आए आने वाले सालों में, क्योंकि ऑब्वियसली शेयरिंग तो तभी होगी जब कैपेसिटी होगी. तो आज की डेट में बेशक। इतनी कैपेसिटी नहीं, तो ऑब्वियसली वो शेयरिंग जो है वो होगी. सो आपको ये लगता है कि जो चाइना के साथ उनका जो रिलेशन था उसमें जो बीआरआई का कम से कम जो वो था, बीआरआई से अब नेपाल मोर और लेस बाहर है? मुझे ये लगता है कि नेपाल बीआरआई से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव अ रोबस्ट इकोनॉमी या दे डोंट हैव द मनी टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट्स व्हाट चाइना वांट्स देम टू प्रोजेक्ट, राइट. दूसरा, जितना जितना ये माओइस्ट का और कम्युनिस्ट का होल्ड खत्म होता जाएगा और नेपाल जितना गोज बैक इनटू इट्स ट्रेडिशनल वे ऑफ गवर्निंग, आई थिंक दैट विल आल्सो ब्रेक, क्योंकि they would not like to see Chinese interference then coming into Nepal and trying to upset their cultural and their social fabric. वो नहीं चाहेंगे कि वैसा कुछ हो. हाँ, जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, कोई मैं नहीं कहता कि नेपाल will say no to them. If China puts in money, they will take it. But influence जो चाइना का था, जो गेम था कि इसको पूरा हम ट्रैप कर ले, एक नेट में डाल दें, I see that Nepal is slipping away from that net. और वैसे भी मुझे लगता है कि जो नेपाल है वो कल्चरली नेपालीज आर बेसिकली वेरी रूटेड पीपल, कल्चर से वो अपनी बहुत जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी कल्चर को हर्ट कर रहे हैं और वो माइंड ना करेंगे, ये नहीं हो सकता है. तो आई मीन दैट्स हाउ आई बिलीव, क्योंकि जिस रीजन में मैं यहाँ रहता हूँ इंडिया में, यहाँ हमारे यहाँ पर इनका बड़ा होल्ड इंदिरा है कि मतलब एक वक्त पे यहाँ पे उनके उनके लैंड्स हैं, नेपाल के राजा की लैंड्स हैं यहाँ पे जो, और उस कॉलोनीज बनी हुई हैं यहाँ पर जो स्पेशली नेपलीज की हैं. तो दिस एरिया इज एक्चुअली फुल ऑफ नेपलीज. जो नॉर्मल वर्क फोर्स यहाँ आपको मिलती है वो सारी नेपलीज की मिलती है. तो बड़ा यहाँ मतलब नेपाल को लेकर यहाँ पे इट्स अ वेरी क्लोज बॉर्डर फ्रॉम हियर. आई मीन चाइना एंड उत्तराखंड में जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो अगल बगल है दोनों, वो नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है हमारे यहाँ. तो इट्स वन आई ड्राइव. So anyway, so it was important for me to talk to you about this impact of visit to Nepal. I also believe कि ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं वो बड़े ऐसे नहीं है कि जो कोई मिलिट्री पावर्स हो या कुछ हो, मगर हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि ये पाथवेज हैं ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ के, कलेक्टिव ग्रोथ अगर आप रीजन की देखें तो मुझे लगता है वो बहुत बेहतर हो सकती है. और वैसे भी कोई भी रीजन राजा भाई अपने को ये लगता है कि ग्रो तो कर नहीं सकता जब तक कि वो अपने नेबर्स से प्रॉपर ट्रेड ना करता हो. तो वो चाहे कोई भी मुल्क हो, बल्कि अब तो मैं ये भी सुन रहा हूँ, बल्कि हमारी दोस्त सागरिका किसी दिन हमारे हाथ चढ़ेंगी तो उनसे जरा अपन बात करेंगे ये भी कि जो एफटीएज हम कर रहे हैं सारे में, तो हमारे कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि दरअसल इंडिविजुअल कंट्रीज से एफटीएस करने से अच्छा है कि हम ब्लॉक्स के साथ में एफटीए करें. फॉर एग्जांपल जैसे अभी ईयू के साथ में बात चल रही है कि हम ईयू से जो एफटीए करने जा रहे हैं उसको बड़ी हार्ड नेगोशिएशन हो रही है. ईयू इज रियली प्लेइंग हार्ड टू गेट, हार्ड बॉल प्ले कर रहे हो. मगर ये मुझे जरूर लगता है कि that's one area that we need to look at कि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रीजनल कंट्रीज से तो हमें टाई अप करना ही चाहिए, वी शुड ग्रो टुगेदर. बट जो एफटीएस वाला मसला है मुझे जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं हमको वी शुड बेसिकली टर्न टू द ब्लॉक्स, क्योंकि आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से भी हमको ऐसे कुछ बहुत सारे फायदे नहीं मिले हैं सिवाय इसके कि आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लिकर सस्ता मिलने लग गया है. बेसिकली जो फायदा हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा हुआ है बजाय कि हमें होने के. और ये इंपोर्ट्स भी ग्रो करते हैं ना, तो इंपोर्ट्स टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो ग्रोन, राइट. तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रैटेजिक, एक जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है. ठीक है, तो उसका आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल थिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. ब्लॉक इज ठीक है, ब्लॉक वर्क्स okay when you have something like EU which has a common currency and all that, but essentially आप किस ब्लॉक के साथ करेंगे जो the currencies are different, the interests are different, the governments are different, right? तो वो coherence नहीं है. So individual countries के साथ then your relationship also develops and it's I would say strength on strength basis की हर एक का जो perspective होता है geopolitical वो different होता है. Australia will have a different
geopolitical perspective as compared to UK or US. So your dealings are entirely different. Your trade is based entirely on different, I would say, paradigms. With a bloc, that essentially doesn't happen. So yes, with EU, you can say it will happen because it is same currency, same land. But EU के Yeah, within भी अगर आप देखो कि फ्रांस के साथ हमारा जो relationship है, that is very very special, right? It very is one of special. major Yeah, allies of India. तो उसमें भी फिर जब हम deal करते हैं तो we also deal with according to our interest, where our interest lies and how the other country is also reciprocating, right? You would not very, expect this kind of a response coming from. अब आप Italy का देखें, Italy is trying to build relationships. They have very given a much. BRI, Mm. right? So I think FTAs are very, very important, and that also tells you the commitment India has long term towards the world and towards the contribution to the global economy. So I Also, think that you that is a very I, good thing they have to do. I think in one way you have a very good point there because आप ये देखिए कि एक तरफ जहाँ ऑस्ट्रेलिया से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन डेवलप हुए हैं और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन डेवलप हुए हैं कम से कम यूरेनियम वाला जो गेम है आप ये देखिए कि हम अच्छा खासा यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से लेते रहे स्पेशली आफ्टर जो हमारा 2008 वाला जो ये हुआ था अपना यूएस के साथ में जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बाद में अमेरिका से तो हमने क्या लिया यूरेनियम पर हमने वहां से जरूर लिया है बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया से रियल फायदा ऑस्ट्रेलिया को हुआ उस डील का और द अदर हैंड आप ये देखिए कि उसी रीजन में मौजूद न्यूजीलैंड से हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है न्यूजीलैंड से ट्रेड के मामले में वी आर नोवेयर टू बी सीन Because Australia is a far bigger economy than New Zealand is. New Zealand is also very close kind of a space, right? तो वही है कि volume पे फिर trade होता है, right? And then requirement पे भी होता है. So let's see कि what you build with New Zealand essentially, what are the commonalities you can do with New Zealand. So that is why I said, instead of blocks, it's a good way to go ahead and deal with countries on an individual level because आप relationship फिर उसी हिसाब से build भी कर सकते हैं. Blocks का फिर essentially वही है, sways. You have to sway either you like a country in that block or you don't like a country in that block. Yeah, Case very true. कल को US and Canada एक block बन जाते हैं. We have so many issues with Canada right now. So then you have to, you're tied up with your commitment. So I don't think that works in the long. This works better in the long term. I think, yeah, there must be a second thought about it. You're right. So let's see. But exciting thing was कि नेपाल का ये visit and it's so quick back to back visits हो रही हैं इस समय और मुझे लगता है रीजन में changes भी इस समय बहुत हो रहे हैं अभी कल इनऑपरेबिलिटी जब भी हमें वक्त लगता है अर्ली मॉर्निंग में तो वो will be good to talk about Pakistani politics. There is so much happening right now in Pakistan. And I haven't talked about Pakistan for some time now because there is so much at times you don't feel like talking about it because there's so excess of news. You just don't know what to leave and what to pick. So I think Pakistan is important. Development जो वहाँ हो रही है वो करेंगे, discuss करेंगे, we'll discuss. But it is important. क्योंकि अभी Senate का भी आ जाए. So let's talk about it tomorrow. Tomorrow morning. Exactly. Tomorrow morning we'll definitely go for that because मुझे लगता है कि कई व्लॉग्स में अलग अलग हमको इस बारे में बात करनी पड़ेगी तभी हम पाकिस्तान को कवर कर पाएंगे अदरवाइज तो कोई बड़ा मुश्किल होगा कि हम एक ही व्लॉग में उसको कवर कर पाए तो ठीक है अभी के लिए तो इतना ही और राजा भाई शुक्रिया आपके वक्त का और अपन क्लोज आई रखेंगे इसके ऊपर कि क्या डेवलपमेंट होती है आगे नेपाल में सारे मसले को लेकर हमारी और म्यूचुअल ये रिलेशनशिप कहाँ जाकर चलती है कैसे चलती है थैंक यू सो मच राज भाई आपके वक्त के लिए और सी यू टुमारो हैव अ वेरी गुड नाइट